स्टेडियम बैंक, क्योंकि मैं स्टेडियम बैंक से कुछ रुपए लेके आऊंगा और जो मेरा धंधा है उसमें मैं लगाऊंगा, तभी मेरी दुकान आगे क्यों बढ़ेगी। चलता हूँ स्टेडियम बैंक। सेठ जी, कहो, क्या हाल चाल है? हाल चाल तो ठीक है, हाँ, लेकिन सब धन बेकार है। क्या हुआ आखिर? माल नहीं। हमारे गोदाम में कुछ कमी पड़ गई क्या? माल नहीं है, माल नहीं है, कहीं शक्कर नहीं है, हाँ, कहीं गुड़ नहीं है, कहीं बीड़ी नहीं है, कहीं माचिस नहीं है, अच्छा, कहीं पान पुकार नहीं है। इसीलिए मैं जा रहा हूँ स्टेडियम बैंक पैसा निकालने के लिए। और एक कमी और है। और उसकी कौन सी कमी है? वो जो कुकरौंधा होता है नहीं, हाँ, कुकरौंधा। हाँ, जो बच्चों की चुनना लग जाता है, वो भी नहीं है। अच्छा अच्छा, वो भी नहीं है। हाँ, ठीक है, मैं चलता हूँ, जल्दी निकाल के पैसे अपने दुकान में लगाऊंगा। आइए। हेलो, गौर फरमाइएगा, इधर आए गिर्द शंकर गुंडा भी बैंक के दाएं बाएं रहा करता है। अपन का काम है, अपन का काम है। जो सामने ग्रामीण बैंक दिखाई दे रहा है, इसी बैंक के दाएं बाएं इर्द गिर्द हमेशा लगा रहता हूँ। तो कोई भी इस बैंक से पैसे लेकर निकलता है, माँ कसम उससे पैसे छीन लिया करता हूँ। हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि एक सेठ ने 50,000 का पेट्रोल मेरे सामने भरा और नोटों से भरा बैग लेकर इस गली से जा रहा है। चलता हूँ, उसे आगे से मुलाकात करता हूँ और नोटों से भरा बैग मांगता हूँ। माँ कसम, दिया तो दिया, नहीं तो गोलियों से भून डालूंगा। हाँ, मैंने 50,000 इस बैग में रख लिया है, निकाल लिया है। अब चलता हूँ, जो मेरी दुकान बहुत कम चल रही है ना, अब अपना कारोबार आगे बढ़ाऊंगा, तभी से मेरा दुकान का कारोबार चलेगा। चलता हूँ। जिंदगी वरना बर्बाद, अरे हो जाएगी गोलियों से अभी भूल तुझे। देखिए, आप कौन है? आप मुझे तो गुंडे लग रहे हो। देखिए, मैं 50,000 रुपए इस बैग में रखा हूँ। ये 50,000 रुपए मैं आपको नहीं दूंगा। अगर आपको 50,000 रुपए दे दिया तो मेरा दुकान का कारोबार बहुत कम हो जाएगा। वो कहा है ना बुड्ढे कि अपन को ना सुनने की आदत नहीं है। अरे सराफत से कह देता हूँ, ये बैग अपन के हवाले कर दे। आपके हवाले मैं नहीं करूंगा। नहीं करेगा तो आज तक शंकर को ना करने वाला ही था। हराम चादे, शराफत से बैग मांगा तो देने से इनकार कर दिया है। अरे जा तड़प कर मर जा। शंकर नोटों से भरा बैग लेकर कुछ दिनों के लिए रवाना हो।
इधर शंकर गुंडा ने दीनदयाल पर गोली चला दी। इधर बैग समय उठाते समय उसकी पर्स वहीं पर गिर जाती है। उसी जगह पूरा पुलिस पहुंची। सिपाहियों को तूने देखा? गोली चल रही बदतमीज, सामने रात पड़ी है, बता रात। सिपाहियों सबसे पहले इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ठहरो। इधर सुखदेव सिंह ने पूछा सेठ से कि ये तो पर्स तुम्हारी है या किसी और की है? ये पहले बताओ। सेठ जी, ये जो सामने पर्स पड़ी है इसमें फोटो लगा है, ये पर्स तुम्हारी है क्या? सेठ जी, इसमें जो फोटो लगा है और ये पर्स आपकी है क्या? देखिए ये फोटो तो उसी गुंडा की है जिस गुंडा ने मुझे गोली से मारा और मेरे 50,000 रुपए लेके चला गया। ये फोटो उस गुंडा का। इस पर्स के ऊपर जो फोटो लगा है, जो तुम्हें गोली मारा है, उसी व्यक्ति का फोटो है? उसी का फोटो है साहब। तुम इसे अच्छी तरह पहचानते हो? मैं पहचानता हूँ उसे। सिपाहियों पहले इस लाश को लेके चलो, गाड़ी में डालो और इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजो। हेलो, कौन फरमाइएगा? इधर सेठ दीनदयाल को पुलिस अस्पताल लेके जा रही थी मगर रास्ते में दम टूट गया। इधर पुलिस आपस में विचार कर रही है, आपस में विचार कर रही है सिपाही के साथ। क्या हुआ साहब? बहुत गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? साहब जैसे हमने अस्पताल पहुंचा कि इसकी भर्ती करा दें, दवाई करा दें, लेकिन साहब वो आप पहुंचने से पहले उनका दम तोड़ दिया साहब। क्या? जी हाँ, अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया उसने। उस इंसान ने अपनी दम तोड़ दिया? जी हाँ। एक काम करो, कहिए साहब। जाओ तुम अभी हलियापुर जी, किसी फोटोग्राफर से मिलकर के, इसमें देख रहे हो जो फोटो लगा है, देखते हैं साहब। इसको बड़े बड़े हेडिंग में छपवाओ। बहुत अच्छी बात है। और हर गली, हर चौराहे पर, हर अस्पताल में, अस्पताल नहीं, स्टेशन, बस अड्डा जी, ये कोई खाली नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हर जगह पर ले जा करके इसका पोस्टर लगवा दो साहब हुआ तो हम लोग इसी पोस्टर के जरिए उस कातिल तक पहुंचेंगे। बहुत अच्छी बात है आओ साहब। मेरे साथ। चलिए साहब। रहोगे तो ये बोल, ये हवेली है या सब्जी मंडी है? जी, का भवा? कुर्सी कहाँ है? सरकार कुर्सी हम कहा गंदी लाओ, धोए के दे दे। अबे हराम ज्यादा, कोई धोबी घाट में गई। ठाकुर साहब का आने का वक्त हो गया है।
अभी तक ये नालायक कुर्सी लेकर नहीं आया। एक कुर्सी और लेके आ। एक कुर्सी और ले। लाला कहिए ठाकुर साहब, क्या हो रहा है? बस आपका इंतजार हो रहा है। वो किस लिए? इसलिए गए कि जब तक आप आते नहीं तब तक कोई काम बताते नहीं। सही कहा। और ये बताओ कि आपने कितने किसानों को कर्ज के तौर पर पैसे दे दिए हैं? ठाकुर साहब, किसानों को हमने कम से कम 2.5 लाख रुपया कर्ज के रूप में दे दिए हैं। और ये बताओ कि कितने किसानों की जमीन अपने अंडर में करवा लिए हो? ठाकुर साहब, इस समय किसानों की जमीन 150 बीघा जमीन अपने अंडर में है, वो भी अंगूठा सहित। वाह, शाबाश लाला। जो 20 मांगे उसको 50 दो, लेकिन अंगूठा जो है किसानों की सबसे बड़ी कमजोरी है। और हाँ लाला, किसानों की फसल जो तैयार है, याद रहे ये फसल अपने यहाँ गोडाउन में आनी चाहिए। कोई भी फसल लेकर के, अनाज के बोरी लेकर के बाहर नहीं जाएगा। उसे हम कम रेट में खरीदेंगे, हम उसे कम रेट में खरीदेंगे और सरकारी रेट में बेचेंगे। क्या नहीं ठाकुर साहब, आप चिंता मत करें, पूरे गांव में ऐलान करके बता दिया जाएगा। कोई भी किसान अपना अनाज लेकर शहर की मंडी बेचने नहीं जाएगा, और जो भी अनाज आएगा तो हमारे ठाकुर साहब को दिया जाएगा। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। और हाँ, याद रहे, अगर कोई भी किसान अपने खिलाफ उंगली उठाता है तो उसका हाथ कटवा दिया जाए, और अगर कोई हमारे खिलाफ नजरें उठाता है तो उसकी आंखें निकलवा ली जाए, और जो हमारे खिलाफ ऊंची आवाज उठाए वो आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। ऐसा ही होगा। याद रहे लाला, कहिए। हमें प्रमुख जी के साथ अर्जेंट मीटिंग में जाना है। याद रहे, कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप चिंता मत करें, आप जाइए प्रमुख जी के पास, हम यहाँ पूरे ऐलान करवा देंगे। ठीक है। रहो क्या तो अभी अभी ठाकुर साहब कहा है कि पूरे गांव में ऐलान करवा दो, कोई भी किसान अपना अनाज लेकर शहर की मंडी बेचने नहीं जाएगा। या तो बात सही कहा था। और सबकी खरीदारी होगी हमारे ठाकुर साहब की हवेली में, वो भी कम रेट में। जैसे इस समय गांव में गेहूं का रेट 28 रुपए, 29 रुपए, 30 रुपए में है, हम उसे 15 रुपए, 14 रुपए में खरीदेंगे और सरकारी रेट में बेचेंगे। यह बात सही कहा था। आओ चलते हैं, ऐलान करते हैं, आओ चलिए। जमींदार के कहने के वजह से पूरे गांव में ऐलान हो चुका है, कोई भी किसान अपना अनाज लेकर शहर की मंडी नहीं जाएगा। इधर राम प्रसाद भी इस आवाज को सुने आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। जब मैं अपने बेटे शिवा की शादी किया था तो ठाकुर धनंजय सिंह से 5,000 रुपये कर्जा लिया था। वो कर्जा नहीं चुका सका, इसलिए अपनी सारी ज़मीन ठाकुर के पास गिरवी रख दिया हूँ।
कमाने खाने के लिए सिर्फ 2 बीघा ज़मीन बची हुई है, जिसमें हम कमाते खाते हैं, जो बचता है ठाकुर की हवेली पर बेचते हैं। और आज ठाकुर धनंजय सिंह ने ऐलान भी करवाया है कि बिंद्रवन गांव के जितने किसान हैं शहर की मंडी में अनाज बेचने नहीं जाएंगे। अगर बेचना है तो हमारे गोदाम पर बेचे, वो भी सस्ते भाव में खरीदा जाएगा। क्या बताऊं ठाकुर, 10-15 रुपए किलो खरीदते हैं। कैसे बिंद्रवन गांव में गुजारा होगा भगवान। अभी मेरा बेटा शिव आएगा तो मुझसे बातें करेगा। बेटा शिवा, जी बापू। वैसे तो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन बिना बताए रहा भी नहीं जाएगा। बापू आखिर बात क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे बेटे शिवाय फसल कट गई, आधा अनाज रख लेते हैं खान को, आधा अनाज ठाकुर को दे कर गया, इस तरह हमको राहत दे दे। शिवा, हाँ बापू। जो इस समय अनाज कटकर घर में आया है, मेरी इच्छा है कि आधा अनाज खाने के लिए रख लो और आधा अनाज ठाकुर के हवेली पर बेच कर आओ, ताकि ठाकुर नाराज न हो। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ बापू। क्या कहना चाहते हो? सारी जमीन गिरुई हमारी पड़ी, कर्ज से सर हमारा दबा जा रहा, आज घुट घुट कर जीने को मजबूर हो, सर उठा कर न मुझसे चला जा रहा। आज हम इतने लाचार व बेबस हो चुके हैं कि समाज में सर उठाकर चल भी नहीं सकते बापू। जानता हूँ बापू, ये सब कब तक चलता रहेगा बापू? सन 12 में शादी जब तेरी किया, रुपया कुछ नहीं आता जमींदार से, मालूम बापू? बस इसी बात से बेटा मजबूर हूँ, सोच में मर रहा बेटा इतना। शिवा, हाँ बापू। जब तुम्हारी शादी किया था तो ठाकुर धनंजय सिंह से 5,000 रुपये कर्जा लिया था। वो कर्जा नहीं चुका सका, इसलिए अपनी सारी जमीन ठाकुर के पास गिरवी रख दिया हूँ। सिर्फ 2 बीघा जमीन तो बची हुई है कमाने खाने के लिए। बापू अगर कुछ कहना चाहते हो, अगर सलाह अच्छी लगे तो बतला देना बापू। बोलो बेटा। शहर ले जाकर बेचे हम अपनी फसल, वहाँ मिलती है वाजिब रकम भी मिले, यहाँ तो माटी के मोल ले लेते हैं। पिता किस तरह घर की बस्ती चलाए।
तो जानते हैं कि ठाकुर साहब हमारी फसलों को आधे दामों में ले लेते हैं। फिर जानता। बापू न तो इस तरह हम उनका कर्जा चुका पाएंगे और ना ही अपनी गिरी जमीन छुड़ा पाएंगे। बापू आप जानते हैं कि मेरी बहन बचपन से अंधी है, मैं इसकी आंखों का इलाज कराना चाहता हूँ। बापू थोड़ा थोड़ा अगर शहर गया तो थोड़ा थोड़ा करके ठाकुर साहब का कर्जा भी चुका देंगे और जो शेष पैसे बचेंगे इकट्ठा करते करते एक दिन बहन का ऑपरेशन भी हो जाएगा। इसका मतलब कि ठाकुर से तू बगावत करेगा? अरे नहीं बापू, बगावत कौन कर रहा है? सोच लो बेटा, आगे और पीछे का सब सोच लो बेटा। सोच लो बेटा, आगे और पीछे का सब हर दम से हम यही बेचते आए हैं और ऐसा करने पर इसको लगे ना बुरा। कौन सी बात है? ऐसा करने पर इसको लगे ना बुरा। बस इसी बात से बेटा घबराए हैं, ऐसा करने पर इसको लगे ना बुरा। हमारी फसल मेरे मेहनत की है। हमारी फसल मेरे मेहनत की है, जिसमें मेरा खुद का कुआं पसीना चला। जहाँ महंगी बिके वहीं बेचेंगे हम, इसमें ठाकुर को बोलो क्या शिकवा मिला। बापू मेरे कहने का मतलब आपका दिल दुखाना नहीं है बापू। दरअसल बात यह है कि आप जानते हैं मेहनत किसान के फल का मेहनत होती है और किसान उसका मालिक होता है, वो जहाँ चाहे वहाँ बेच सकता है बाबू। फिर इसमें ठाकुर साहब को भला ऐतराज कैसे हो सकता है? ऐतराज है, ऐतराज है। ठाकुर के सामने कोई नजर उठाकर नहीं चलता और तू शहर की मंडी में जा रहा है अनाज बेचने के लिए। तू ही राम प्रसाद का बेटा है और कोई किसान नहीं वृंदावन गांव में। मेरी मजबूरी है बापू, मैं क्या करूं? देखो बेटा, मैं जमींदार का पहले से कर्जदार हूँ, इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ शहर की मंडी में अनाज बेचने मत जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है, बड़ा खतरनाक है। कहीं तुम्हें देख लिया तो तेरा हाथ पांव तोड़ डालेंगे, तुझे गांव में रहने नहीं देंगे। अरे हम लोग तो पहले से मरे हुए हैं, फिर एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है बापू? मेरी बात मानता कि नहीं? तू नहीं सुना, मैं सुनता रहा हूँ। ठाकुर ने ऐलान करवाया है कि वृंदावन गांव के जितने किसान हैं शहर की मंडी में अनाज बेचने नहीं जाएंगे। अगर बेचना है तो हमारे गोदाम पर बेचे। अगर हमारी बातों को कोई उल्लंघन करता है तो उसे जान से मार दिया जाएगा, गांव में रहने नहीं दिया जाएगा, गांव से निकाल दिया जाएगा, उसके घर में आग लगा दिया जाएगा। तू मेरी बात क्यों नहीं समझता बेटा, क्यों नहीं समझता? बाबूजी जब तुम्हें समझा रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं शहर की मंडी में अनाज ले जाने को, तो फिर क्यों अपनी जिद करते हो तुम? लक्ष्मी, अरे बाबूजी की तो उम्र हो चुकी है, फिर बाबूजी की बातों में तू भी आ गई। अरे क्या तू भी यही चाहती है कि मेरी बहन ताउम्र हिंदी बनकर बिताए? नहीं स्वामी, मैं ये नहीं चाहती हूँ। अगर ऐसा नहीं चाहती है तो मेरा आदेश है, चलो अनाज को बोरी में भरो। आज हम थोड़ा सा अनाज लेकर शहर की मंडी जाएंगे, अगर अच्छे भाव मिले तो थोड़ा थोड़ा करके अपनी सारी रकम मंडी में बेच कर आऊँगा। चलो भरो। मारेगा नहीं ना, तू जिद्दी है ना, बचपन से जिद्दी है तू, मेरी बात मानेगा नहीं। बात इसमें जिद की नहीं है मैं बापू। समझा रहा हूँ कि शहर की मंडी में अनाज बेचने मत जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, बहुत डर लग रहा है। नहीं मान रहा तो मैं तुझे एक उपाय बता रहा हूँ। हाँ बोलिए बापू। एकदम सुबह सुबह उठो 5 बजे, जी।
साइकिल पर बोरी ला दो, सिर्फ एक बोरी। हाँ बापू। वहाँ जाकर भाव तलाशना है तुम्हें कि कौन सा भाव चावल बिकता है, कौन सा भाव गेहूँ बिकता है, कौन सा भाव मटर बिकते हैं, कौन सा भाव चना बिकता है, कौन सा भाव आलू बिकती है, कौन सा भाव प्याज बिकती है। हाँ बापू। वहाँ भाव तलाश कराना, एकदम सुबह सुबह निकल जाओ ताकि ठाकुर और ठाकुर के आदमी तुझे देख न पाए। अगर देख लेंगे तो तुझे जान से मार देंगे, तेरा हाथ पांव तोड़ देंगे, फिर मैं तो जीते जी मर जाऊंगा, बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा। नहीं बापू, हम आप जैसा बता रहे हैं हम वैसा करेंगे बापू। चल फिर मेरे साथ आजा।